हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित इस कॉलेज के टीचरगण, साथ ही साथ हमारे गया शहर के कुछ शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं और मेरे छात्र और छात्राएं भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मेरा सादर नमस्ते किया जाए, प्रणाम किया जाए, जो भी किया जाए सब मेरी तरफ से। आज हनुमान जयंती को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित जरूर हुए, मगर कुछ ही दिन हुआ है, ज़्यादा दिन से कॉलेज में नहीं छोड़ा हूँ। पिछले हनुमान जयंती के वक्त में मेरा अपना स्टेटमेंट आया था। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस विद्यालय के अंदर बहुत से नए चेहरे आए हुए हैं। शायद तो मेरे नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे, मेरे चेहरे से भी वाकिफ नहीं होंगे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ दे देना चाहता हूँ। मुझे लोग डॉक्टर कल्याण स्वरूप के नाम से जानते हैं। मैं गया शहर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एजुकेशन एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज एंड द ओल्डेस्ट कॉलेज कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का आपने नाम सुना होगा, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई। 78 में मैंने कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से अपना एजुकेशन समाप्त किया। इसके बाद हमने 6 साल कलकत्ता में प्रैक्टिस करने के बाद गया शहर में आया। मेरे महान गुरु, जिसका नाम अभी आप लोग नहीं सुना होगा, फिर भी सुनिए, उनका नाम था डॉक्टर BK बोस। डॉक्टर BK बोस एक सिंगल पर्सन थे इंडिया के अंदर में जो डॉक्टर केंट से पढ़ करके डायरेक्ट स्टूडेंट बैठे केंट का, और उन्होंने सौभाग्य हुए में मेरा कि उन्होंने मुझे 4 साल पढ़ाए और मैं उनका भी स्टूडेंट हूँ। साथ ही साथ मैं उस टीचर का स्टूडेंट हूँ जो महान हस्तियों में गिना जाता है, जिन्होंने कई बुक्स लिख दिए हैं। उसमें बहुत फेमस हुए हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर SK दुबे, जिसके आप फटिया मेडिका पढ़ते होंगे। तो यह समझिए कि शिक्षा अगर अच्छी तरह से ली जाती है तो शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रह गया होम्योपैथिक बनने की बात, तो होम्योपैथिक बनना बंद कर दो, उतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोचते हैं। होम्योपैथिक बनने के लिए कुछ तो कुछ कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। फ्लैश बंद करके करो कुछ डिस्टर्ब हो जाए। आपका पता है सर, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बेकार हो जाए। बाहर में है, मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव पेश करने जा रहा हूँ यहाँ पर। मैं अगर इस स्टेज पर पहुंचा, मैं एक सफल चिकित्सक बना, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? क्यों मैं ये होम्योपैथिक में इंटरेस्ट आया और आज तक मैं प्योर होम्योपैथिक करता हूँ। 50 इयर्स एक्सपीरियंस के अंदर आज तक मैंने पेटेंट मेडिसिन को टच नहीं किया और प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन कर करके अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारा। याद रखना मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर सीनियर एंड योर टीचर। जिंदगी में अगर कुछ सीखना चाहते हो, जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो, तो हमेशा याद रखना कि जब तक तुम टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपने सीनियर का रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। एक ही तालाब होता है जहां पर हंस जो होता है ना, इको हो रहा है, आवाज इको हो रहा है, इको निकलता है। जहां पर हंस जो है वो मोती चुनता है, और उसी तालाब के अंदर एक बगुला जो है सिर्फ मछली चुनता है। तालाब वही है, उसी तालाब से हंस मोती चुन रहा है और उसी तालाब से एक बगुला मछली चुन रहा है। आप जिस रूपी तालाब में आप आए हुए हैं, जिस होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर आ रहे हैं,
यहाँ पर भी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको दे सकता है, अगर आप लेने के लिए कोशिश करिए ठंडा वाला सर तो आपको पता चलेगा। अच्छा बाद में दे देंगे। दो चीज बताता हूँ मैं, एक होता है अनुमान और एक होता है अनुभव। आप लाख डिग्री ले लीजिए, चाहे वो एमडी कर लिए चाहे पीएचडी कर लीजिए, अगर वो डीएमएस करने वाला डॉक्टर हो या बीएचएमएस करने वाला डॉक्टर हो, उसके अंदर जो अब अनुभव है, जो अनुभव ऐसे नहीं आती है। अनुभव आने के लिए वक्त की जरूरत होती है, बहुत लंबे समय के बाद अनुभव आती है। आज पास करके जाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप गेस कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम ये दे सकते हैं, मगर अनुभव जो है पढ़ करके नहीं आती है, अनुभव एक्सपेरिमेंट से आती है। एक बार क्या हुआ था, हमारे कॉलेज के सीनियर थे डॉक्टर डीपी रस्तोगी का नाम आपको तो सुना होगा। डॉक्टर डीपी रस्तोगी गया में आए हुए थे, संजोग से मेरा बात हो गया क्योंकि वो भी हमसे बहुत सीनियर थे, उसी कॉलेज का प्रोजेक्ट मैं भी हूँ, उसी कॉलेज का प्रोजेक्ट वो भी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीके बोस के पास एक लड़की आई और बैठी, और बैठने के बाद देखा क्या, सिर्फ देखिएगा क्या होता है, होम्योपैथिक क्या होता है। वो लड़की जी क्या कर रही थी, होठ को इसी तरह से दबा रही थी, होठ को सिर्फ दबा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। डॉक्टर बीके बोस ने कहा स्क्रिप्ट कर दो, स्क्रिप्ट कर दो। उनके साथ बैठा हुआ था, कोकुलस डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी कोकुलस डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, उस समय ने देखा कि उसका मेंटल सिम्टम्स आ गया, सीरीज रोमांटिक गर्ल, और रोमांटिक गर्ल होने के नाते कोकुलस का प्रिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा, एक किताब से नहीं मिलेगा, ये अनुभव मिलेगा किसी सीनियर से, ये अनुभव मिलेगा किसी अच्छे लोग से। इसलिए आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसको मान मर्यादा दीजिए, और आप दीजिएगा तभी आप गेन करिएगा, क्योंकि गिव एंड टेक है। आप अगर सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, आने वाला स्टूडेंट आपको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। नतीजा क्या होगा, जो होम्योपैथी को आगे बढ़ना चाहिए था वो होम्योपैथ आगे नहीं बढ़ेगा, वो होम्योपैथ वहीं के वहीं रुक जाएगा। हम सोच रहे हैं कि होम्योपैथ बहुत आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, बदू करा, मगर हम ऐसे टीचर, आज जिस स्टेज से मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ कि होम्योपैथ बढ़ा नहीं है, होम्योपैथ का नाम बढ़ा है, क्वालिटी डिक्रीज किया है, क्वांटिटी इंक्रीज कर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट को अगर अच्छा बनना है और अच्छा चिकित्सक बनना है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपने क्लास में टिफिन आवर के वक्त किसी भी एक टॉपिक में हमेशा डिस्कशन किया करिए। जो ज्ञान आपको किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, वो ज्ञान आपको डिस्कशन से मिलेगा। हम जब पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर को पढ़ाते थे। हम लोग में क्या नियम था कि बगल में होटल था, 1 घंटा का टिफिन होता था, बगल में चले जाते थे। अमेरिकन सिस्टम से हम लोग काम करते थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थे और लड़के भी थे। आज अगर नाश्ता का पेमेंट मैंने किया, दूसरा दिन दूसरा करेगा, तीसरा दिन तीसरा क्या है, और उसी बीच में टॉपिक पर डिस्कशन होती थी। जिस दिन आप डिस्कशन करना शुरू कर दीजिएगा, जिस दिन आप एक दूसरे से डिस्कशन के बारे में करिएगा, आप पढ़ करके उतना जिंदगी में नहीं सीख सकते हैं जितना आप डिस्कशन से सीखें। इसलिए मेरा ये राय है कि आप जितना डिस्कशन करिएगा, जितना कम करिएगा, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी सीनियर के साथ रहिए और कभी भी किसी डॉक्टर के साथ रहने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला, तो नेवर आस्क योर डॉक्टर और नेवर आस्क योर सीनियर विच मेडिसिन यू आर गिवन सर। आज की आदत क्या है, मैं अपने कॉलेज में पढ़ाने वक्त मेरी एक शिकायत रही लोग स्टूडेंट से कि सर सब कुछ बता देते हैं, मेडिसिन नहीं पता। मैं सच कुछ कह रहा हूँ कि सब कुछ बताने के बाद भी मैं मेडिसिन नहीं बताता था। कारण क्या है कि अगर जिस दिन हम अगर मेडिसिन बता दें कि इस डिजीज के अंदर हमने ये मेडिसिन दिया, एक माइंड के अंदर एक छाप बन जाएगा कि हमारे सीनियर ने मेडिसिन दिया था, हम भी इस मेडिसिन को देंगे। नतीजा क्या होगा, लाइफ में फेलियर होगा। क्या कहेगा, सीनियर को ऐसा बोल दिया था मगर ऐसा तो हुआ नहीं। ये गलती अपनी नहीं देख रहा है, ये सीनियर के साथ हमेशा यू है, व्हाई यू हैव गिवन सर। जिस दिन आपके दिमाग के अंदर वाई शब्द आ जाएगा,
क्यों दिया गया, उस दिन आप जजमेंट करने के लिए सीख जाइएगा। तो जजमेंट करने के लिए वाई का आना जरूरी है। ये जानने की कोशिश नहीं करिए कि कौन सी मेडिसिन पड़ी है, ये जानने की कोशिश करिए कि क्यों दिया गया। जिस दिन क्यों आ जाएगा, एक बार की बात है, हमारे फादर भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, होम्योपैथ के। कलकत्ता से आने के बाद संजोग से हमारे फादर के साथ रहने का 2-4 साल मौका मिला, ज़्यादा नहीं मिला, ज़्यादा मिलता तो भाग्यशाली होता है। उसी बीच में उनके पास एक साइटिका का पेशेंट आ गया। साइटिका का पेशेंट आने के बाद में लेफ्ट साइड साइटिका से पेशेंट सफर कर रहा था। उन्होंने पूरे हिस्ट्री नोट करने के बाद एक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करके दिए कि इसको बना दो तुम। दैट मेडिसिन वाज कॉस्टिकम। अब मैं फादर से पूछा, why you are giving causticum? The patient is suffering from the sciatica on the left side, and the causticum is a right side medicine. So why you are giving causticum? उन्होंने कहा कि तुम causticum को लेफ्ट साइड में कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हमने कहा कि अप टिल नाउ तो हम नहीं पढ़े हैं। हमने कहा कि नीलेंद्र का एक बुक निकालो, इस राइटर का एक बुक निकालो और देखो। हमने सारी बुक को सामने में निकाल दिया और सारी बुक को निकालने के बाद में हमने देखा कि नहीं, लिखा हुआ है लिलियंथल का थेरापेटिक्स, अभी भी निकाल करके देख लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है इन केस ऑफ साइटिका इन कॉस्टिकम देयर इज लेफ्ट साइड रेमेडी। इसलिए कॉस्टिकम को राइट साइड मानते हैं, मगर लेफ्ट साइड हमने कहाँ से सीखा? हमने वाई से सीखा। अगर हम वाई का नहीं करते तो आज हम भी उस चीज को हम नहीं सीखते। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, अगर सफल चिकित्सक बनना चाहते हैं होम्योपैथिक में, क्योंकि तो बहुत सी बातें हमने प्रिया का सुना और एक ही बच्ची का नाम हम नहीं बता रहे हैं, वो नहीं वो जयवर्धन को अच्छा लगा हमको स्पीच सुन करके। कम से कम जागृति तो आ रही है होम्योपैथी के प्रति, होम्योपैथिक के उत्थान के प्रति कुछ तो जागृति आ रही है। हमको अच्छा लगा कि होम्योपैथिक बनने का चाह तो है, इसलिए उस चाह को अगर कामयाब करना चाहते हैं, आप देखिए सब्जेक्ट में कितने पढ़ते हैं। सब्जेक्ट में टोटल सब्जेक्ट मिला करके 12 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। हम लोग के वक्त में डिपार्टी नाम का कोई चीज़ नहीं था, उस पर डिपार्टी की कोई पढ़ाई नहीं होती थी और डिपार्टी कोई बुक था, मगर डिपार्टी नाम का कोई पेपर नहीं था, सब्जेक्ट कोई नहीं था। अब तो डिपार्टी नाम का MD में भी हो गया, सब कुछ हो गया है। इस तरह की बातें उसको हम डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप एक सफल होम्योपैथ बनना चाहते हैं, होम्योपैथ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सफल होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो मस्ट बी स्टडी 3 सब्जेक्ट ओनली, दैट इज मेटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। दिस इज एनफ फॉर यू। आप जिस दिन मेटेरिया मेडिका के अंदर आपको कमांड हो जाएगा। मेटेरिया मेडिका क्या कहता है? मेटेरिया मेडिका आपको सिखाता है टू सेलेक्ट द रेमेडी, सिलेक्शन करने के लिए सिखाता है। ऑर्गेनन क्या सिखाता है? ऑर्गेनन सिखाता है हाउ टू यूज द मेडिसिन। सिलेक्शन तो कर लीजिएगा, यूज कैसे करिएगा? यूज करने के लिए सिखाता है। कौन सिखाता है? ऑर्गेनन सिखाता है। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपको कॉमन सिम्टम्स को इवैल्यूएट करने के लिए सिखाता है। जब तक आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का अच्छा ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छा होम्योपैथ नहीं बनेंगे। होम्योपैथ बनने के लिए भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी वी इवैल्यूएट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। हम उस पर क्या लेते हैं? हम मेंटल सिम्टम्स पे लेते हैं और फिजिकल सिम्टम्स भी लेते हैं, कॉमन सिम्टम्स भी लेते हैं, मगर कॉमन सिम्टम्स पर पैथोजेनेसिस सिम्टम्स पर कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। इसीलिए अगर 3 सब्जेक्ट पर आपका जिस दिन कमांड हो गया, मेटेरिया मेडिका, ऑर्गेनल और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अब देखिए इस देश के अंदर बहुत ऐसे लोग हुए जो कन्वर्टेड होम्योपैथ बने और वो कन्वर्टेड होम्योपैथ बेटर देन द डायरेक्ट होम्योपैथ स्टूडेंट। डायरेक्ट स्टूडेंट से अच्छा वो कर रहा है प्रैक्टिस। वाई? दिस इज द रीजन दे नो वेरी वेल द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और दूसरे साइंस से आने वाले बहुत अच्छे नॉलेज है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, यही कारण से वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। जिस दिन आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर कमांड हो जाएगा, जिस दिन आपका मेटेरिया मेडिका के अंदर कमांड हो जाएगा, जिस दिन आपको ऑर्गेनन के ऊपर कमांड हो जाएगा, आप देखिएगा कल्याण स्वरूप आप भी बन सकते हैं और एक अच्छे टीचर आप भी बन सकते हैं और एक अच्छा फिजिशियन भी आप बन सकते हैं। और यही चीज़ यही क्या है लोगों का कि कम से कम अब होम्योपैथी का उदय हो।
अगर हम सिर्फ कहते हैं कि हमारा सेकंड साइंस होने जा रहा है ट्रीटमेंट के थेराप्यूटिक्स के अनुसार, तो हमको उस बात की खुशी नहीं है जितनी खुशी होगी कि हमारा होम्योपैथ जो बन रहा है वो सही होम्योपैथ बने। इंडिया के अंदर सबसे पहला होम्योपैथ कौन था? शायद नहीं मालूम हो तो सुन लीजिए। इंडिया के अंदर सबसे पहला होम्योपैथ था वो डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता कलकत्ता, पहला होम्योपैथ। उस समय इंडिया में कोई होम्योपैथ नहीं करता था। और इंडिया के अंदर सबसे पहला कन्वर्टेड होम्योपैथ कौन बना? वो बना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। पहला कन्वर्टेड होम्योपैथ बना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, और पहला होम्योपैथ था वो डॉक्टर था राजेंद्र लाल दत्ता। जब ब्रिटिश का राज था तो ब्रिटिश के राज में ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि होम्योपैथ यहाँ राइज करे, और उस समय डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को एक अच्छे पद के ऊपर ब्रिटिश सरकार का विराजमान किया था। बहुत रिस्पेक्ट था सरकार महेंद्र लाल सरकार को, क्योंकि ये एलोपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। ब्रिटिश सरकार ने एक हिदायत दिया कि तुम बार बार जा करके देखो तो राजेंद्र लाल दत्ता क्या करता है, और वो साइंस को यहाँ डेवलप नहीं होने देना है, साइंस को खत्म कर देना है, और आपको स्टेटमेंट ऐसा देना है कि ये साइंस बोगस साइंस है, इस साइंस में कुछ जान नहीं है, और यही आपको स्टेटमेंट देना है। महेंद्र लाल सरकार ने देखा क्या, बीच बीच में जा करके डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता के क्लिनिक में कभी कभी जाते तो बैठते थे, जाते और बैठते थे। दोनों बंगाली थे, दोनों बंगाल से भी रिलेट करते थे। महेंद्र लाल सरकार ने देखा नहीं, कुछ तो खासियत है होम्योपैथ में, ऐसे नहीं कि राजेंद्र लाल दत्ता प्रैक्टिस कर रहा है तो गलत कर रहा है। और जब जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने उसको स्टेटमेंट देने के ऑर्डर दिया तो महेंद्र लाल सरकार ने क्या कहा कि दिस इज द साइंस विच विल बी रेस्ड इन इंडिया टू क्विकली। ये बहुत कम समय के अंदर इंडिया के अंदर बहुत राइज करेगा, और होम्योपैथी इज ए बेटर साइंस। नतीजा हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने उसको अपने पद से हटा दिया, और उसी दिन से कन्वर्ट होकर के महेंद्र लाल सरकार भी होम्योपैथ बने। तो हमारे क्या है, आज सचमुच में किसी ने बोल रहा था कि हम सर्जरी का डिमांड करते हैं, सर्जरी का डिमांड करते हैं। बहुत लोग यहाँ चाह रहा है कि होम्योपैथ में कहता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या सर्जरी हमको करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है? शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, डॉक्टर ज्ञान मजूमदार, जितेंद्र नाथ मजूमदार का भी नाम आपने नहीं सुना होगा। जितेंद्र नाथ मजूमदार was the HOD of surgery in the NRS college, नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था जैन मजूमदार। और जैन मजूमदार ने अपनी सर्विस को छोड़ करके, अभी बात आई थी ना सर्विस के लिए हम लोग चक्कर में पड़े हुए, सर्विस को छोड़ करके उन्होंने कन्वर्ट हुआ होम्योपैथ में, और कलकत्ता के अंदर एक बहुत ही अच्छा नाम कमाया, और उसको जिंदगी में कभी तो लोग भूल नहीं पाएगा। डॉक्टर टी.के. बसु जो फिजियोलॉजी भी लिखे हुए हैं, 3 वॉल्यूम उनका फिजियोलॉजी लिखा हुआ है। डॉक्टर टी.के. बसु हमारे बैच में वो EMS किए हैं, आई सर्जन, बहुत अच्छा आई सर्जन कलकत्ता के अंदर में। उन्होंने मेरे साथ होम्योपैथ पढ़ा, और होम्योपैथ पढ़ने के बाद वो कन्वर्ट हुए पूरे साइंस को छोड़ करके अपना सर्जन को। तब क्या हुआ, तब वो एक अच्छे होम्योपैथ बने। प्रैक्टिस करते हैं तो होम्योपैथ में करते हैं। बहुत अभी ऐसे हैं जिसका नाम बताएंगे तो इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे, मगर उनका नाम हम कभी नहीं भूलेंगे। उनका एहसान मेरे ऊपर है जो हमको कुछ सिखाए हैं। भर के तीसरी चीज, आप किसी केस को देखते हैं, केस को देखने के बाद में जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2-4 लाइन पूछें और मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं। हम पेशेंट के पूरे हिस्ट्री को सुनते भी नहीं हैं, उनकी जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि 4 शब्द सुने और हमने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। क्या होता है, ये प्रिस्क्रिप्शन हमारी भूल प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। आप किसी भी क्रॉनिक केस का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 3 एंगल से उस केस को देखिए, 3 एंगल से देखिएगा। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ रेमेडी,
एंड डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन। अगर ये 3 एंगल आप यूज नहीं करते हैं तो आप कहिएगा कि हमने क्रॉनिक केस आराम किया, कल्याण स्वरूप इस बात को कभी नहीं मानेगा। आप नहीं कर सकते हैं विदाउट एंटीमाइजेटिक ट्रीटमेंट। आप कभी भी किसी क्रॉनिक को आराम नहीं कर सकते हैं, एंटीमाइजेटिक ट्रीटमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज क्यों करते हैं? ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात आ गई। ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इसलिए करते हैं कि हम पेशेंट के मैनेजमेंट को कर सकें। पेशेंट को कैसे खाना देना है, कैसे रहना है, किस तरह से इसको रखना है, कैसे घर में रहना है, कैसे वातावरण में रहना है, ये सारी चीज़ कहाँ से आ रही है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से आ रही है। उसका खान पान, रहन सहन, सारा चीज़ हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सुन रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर। क्या चीज़? हर एक पेशेंट अगर आता है तो आपसे यही पूछता है कि सर कितना दिन लगेगा इसको आराम होने में। ये जरूर क्वेश्चन आता है, सर कितना दिन में इसको आराम कर लीजिएगा। ब्लैकमेल करके कुछ दिन चला सकते हैं अपने क्लिनिक को, फॉर्स करके कुछ दिन अपने क्लिनिक को चला सकते हैं, मगर अगर चाहिएगा कि परमानेंट चला ले तो नहीं चलेगा। तो ये प्रोग्नोसिस कहाँ से सीखते हैं? ये हम प्रोग्नोसिस सीखते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर। हम जानते हैं जिसका जिस डिजीज का प्रोग्नोसिस ए है, ये नहीं आराम होने के लायक है, क्लियर करेंगे, ये आराम होने के लायक नहीं है, वे भी चांस। अगर हम कहते हैं कि इसको 6 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, तो इसको क्लियर करेंगे, वो पेशेंट चला जाए हमारे घर से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्लिनिक से लौट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 20 और कहेंगे तो इसमें वक्त लगेगा। अगर हम कहते हैं जिस भावना से कि पेशेंट कहीं भाग ना जाए मेरे यहाँ से, तो कुछ पैसा तो कमा लीजिएगा आप। अगर होम्योपैथिक को ब्लेम लेकर के जाएगा, होम्योपैथिक का नाम को तिरस्कार करके जाएगा, इसलिए कभी भी इस तरह की बात नहीं करिएगा कि हम देखिएगा कि इतने दिन में आराम होने का चीज़ है, उसी तरह से इसको आराम करने का कोशिश करिएगा। ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीज की तरफ हो गया। डायग्नोसिस ऑफ रेमेडी क्या सिखाता है? रेमेडी सिखाता है कि हम कैसे सिलेक्शन करें। तो बहुत ही मेडिका है, आप जान लीजिए। देखिए, कभी भी एक मेडिका पर विश्वास नहीं करिएगा। डिफरेंट राइटर का मेडिकल रखा हुआ है। आप जितना अधिक पढ़िएगा, जितना अधिक ज्ञान करिएगा, उतना अच्छा फिजिशियन बनिएगा। कम से कम कुछ नहीं तो सैकड़ों डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल मिलता है। और हमेशा पढ़िएगा तो टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, कभी भी रेफरेंस बुक से पढ़ने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि रेफरेंस बुक में हमेशा ही गलतियाँ ज़्यादा मिलेगी, टेक्स्ट बुक में रेयर गलती मिलेगी, नया नाम गलती मिलेगी। इसलिए हमेशा पढ़ने का कोशिश करिएगा कि टेक्स्ट बुक से पढ़ें। एक छोटी सी चीज, न्यू कमर्स भी यहाँ पर है, ओल्ड भी यहाँ पर स्टूडेंट हमारे हैं। आप ये कभी नहीं पढ़े होंगे किसी बुक के अंदर में एब्रोटेनम का डिजाइन क्या होता है। न एलेंस के लोग में मिलेगा, न एसके दुआ में मिलेगा, न किसी में पढ़ेगा। ईबीनेस पढ़ लिया, क्लास पढ़ लिया, जिसका पढ़ लिया कहीं नहीं मिलेगा। फिर एब्रोटेनम का डिजाइन है तो क्या है, नहीं कहीं मिलेगा। मगर आप अगर पढ़ कर करके हेरिंग का किताब पढ़िएगा तो वहाँ पर मिलेगा। आप अगर नीलमणि घटक का किताब पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। क्या कहता है? एब्रोटेनम पेशेंट एवर्सन फ्रॉम द मिल्क, बट दैट पेशेंट लाइक टू मिल्क द ब्रेड इन द बॉइल्ड कंडीशन। अगर मिल्क को बॉइल किया जाए, उसमें अगर दूध के रोटी डाल दिया जाए तो एब्रोटेनम पेशेंट बहुत चाव से खाएगा। अगर आपके सामने की समस्या आ जाएगा तो आप क्या करिएगा? आपको परेशानी में पड़ जाइएगा। इसीलिए कम से कम सिलेक्शन करने के लिए, मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को हमेशा और डेली एक मेडिसिन को पढ़ा करिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल। अगर लाइफ में कुछ कहना चाहते हैं, एक मेडिसिन एक ही दिन नहीं हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, जब भी हो एक मेडिसिन रेगुलर पढ़ा करिए और उसी मेडिसिन को डिफरेंट राइटर के बुक से पढ़ा करिए। देखिए तो कौन अच्छा होम्योपैथ नहीं बना पाता, निश्चित आप होम्योपैथ अच्छा बनिएगा। और तीसरी चीज जो मैडम की बात कर रहा था, अभी हमको कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 12 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था जहानाबाद के अंदर में। जहानाबाद के अंदर जब हम प्रोग्राम दे रहे थे तो वहाँ पर एक बात आ गई, माइग्रेन की बात आ गई कि अगर एक पेशेंट है ज्वाइंट पेन से सफ़र कर रहा है और ज्वाइंट पेन में सफ़र करने के बाद वो सिम्टम जो प्रोड्यूस कर रहा है
वो सिम्टम्स प्रोड्यूस क्या कर रहा है? फर्स्ट मूवमेंट एग्रावेट्स एंड द कंटिन्यू मूवमेंट रिलीफ। हमने कहा था वहां पर कि 99% होम्योपैथ सोचेगा कि दिस इज द पेशेंट ऑफ रस्टस, लेकिन नहीं, और रस्टस का ये सिम्टम्स है नहीं। ऐसी बात नहीं कि रस्टस का सिम्टम नहीं है, रस्टस का ही सिम्टम्स है। मगर वो रस्टस, अगर वो पेशेंट साइकोटिक माइग्रेन की तरफ चला गया तो आप जिंदगी भर रस्टस खिलाते रहिएगा, नेवर क्योर योर पेशेंट। आपको उस साइकोटिक मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा, उस साइकोटिक की तरफ जाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी साइकोटिक मेडिसिन है जिसके अंदर सेम सिम्टम्स पाया जाता है। और जिस दिन आप निकाल करके देखिएगा, एलेंस की नोट कर लीजिएगा करके और उसमें पढ़िएगा तो देखिएगा मेडिसिन के अंदर सेम सिम्टम्स लिखा हुआ है जो रस्टस के अंदर। तो आप कहाँ से सीखें? आपने सीखा उस पेशेंट को कहाँ से आराम किए? माइग्रेन के ज्ञान होने की वजह से। तो एंटी माइग्रेटिक ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा। बिना एंटी माइग्रेटिक ट्रीटमेंट के हम किसी भी क्रॉनिक को उसको आराम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा समझ रहेगा नहीं सर। बच्चों, मेरा जो बोल रहा है उसको सुन करके उस पर मनन कर लो, तो ये मेरी ये ताली है। अपने जीवन का कुछ गलतियां भी तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मैंने लाइफ में क्या गलती की। एक वक्त की बात है, जब मैं कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट को जानते होंगे, न्यू स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो एक बच्ची आई मेरे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो बच्ची क्या थी? बिलोंग फ्रॉम द गुजराती फैमिली, और उस समय हम गुजराती भाषा नहीं जानते थे। उसके बाद तो हमने बंगला भी बहुत अच्छा से सीखा, गुजराती भी बहुत अच्छा से सीखा, और गुजराती भी आज हम जानते हैं और बंगला भी हम जानते हैं। वो बच्ची आकर के पूरे अपने हिस्ट्री देने के बाद में एक शब्द बोली थी। हमने पूछा कि बताओ तुम खाना क्या पसंद करती हो, स्वाद में क्या पसंद करती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मीठा पसंद करती हूँ। हिस्ट्री में गिटार के पास सूट लिखा दिया मैंने। हमने मेडिसिन दिया, 2 महीने हो गया, पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आपका नाम पूछे गए, आपके पास आए थे, 2 महीना हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ तो करिए। तो हमने कहा आज पैसा खैर जाए, पेशेंट का 2-4 पेशेंट तो उसको चले जाने दिए। हमने फिर पूछा बताओ तुम खाना क्या पसंद करती हो? फिर वो लड़की बोली कि मीठा पसंद करते हैं। हमने कहा तो उसको क्रॉस कर, हमने बताया कि अच्छा मीठा जो होता है दूध का बना हुआ मीठा भी होता है, और एक मीठा होता है जो बिना दूध का भी बनता है, कौन सा मीठा तुम पसंद करते हो? बोला कि अंकल आप क्या समझ रहे हैं मीठा का मतलब? हमने कहा कि मीठा का मतलब तो हम क्यों समझ रहे हैं? बोला नहीं अंकल, यही तो भूल कर रहे हैं, गुजराती में नमक को नमक होता है। भाषा का बहुत बड़ा दिक्कत है। आप जितनी भाषा को अधिक जानिएगा उतना भी आप पेशेंट को आराम कर सकते हैं। मीठा बोलते ये भाषा का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी मिस्टेक कहाँ हुई? भाषा के कारण मेरी मिस्टेक हुई। हम भाषा नहीं जानते थे, और उसके बाद तो हमने गुजराती हॉस्पिटल में बैठ के जो प्रैक्टिस किया, उससे गुजराती में ही टूटी फूटी भाषा में ही बात करता था, मगर कोशिश करता था कि मैं गुजराती में ही इसको डील करूँगा। दूसरा केस मैं बताता हूँ। गया का एडीजे 7 थे, डॉक्टर एस.एन. गुप्ता जज थे यहाँ पर, एडिशनल जज 6 थे यहाँ पर। उनकी वाइफ का अचानक आवाज़ बंद हो गई थी। उन्होंने अपने पेशकार से पूछा कि अच्छा बताओ होम्योपैथ डॉक्टर का किसी का नाम बताओ। तो एक नंद किशोर करके पेशकार था, उसने बोल दिया क्या सर एक डॉक्टर तो है कल्याण स्वरूप है, उनको हम बुला करके ला सकते हैं? इन्होंने आकर कहा कि सर ऐसा ऐसा बात बोले हैं, आप जा सकते हैं। हमने कहा कि जज कॉल किया, हम क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा चलाइए। जाने के बाद अब उसकी हिस्ट्री नोट की लिया, कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। देखने के बाद हमने कहा जैसे आप पूछे अच्छा कौन सी मेडिसिन पड़ेगी? हमने कहा कि सर इसको हम कैलकेरिया काम करते हैं। मैं तारीफ कर रहा हूँ, आज मुझे इसलिए याद है उस जज साहब का नाम, और इसलिए मैं इनको याद कर रहा हूँ। बीइंग ए जज, इतने अच्छे होम्योपैथ का ज्ञान था कि उन्होंने आध घंटा से ऊपर हमसे डिस्कशन किया। वाई यू नॉट कीप सच एंड सच मेडिसिन? आप ये मेडिसिन क्यों नहीं दे सकते हैं? ये मेडिसिन क्यों नहीं दे सकते हैं? दूसरी मेडिसिन क्यों नहीं दे सकते हैं? वाई यू आर गिविंग कैलकेरिया कार्ड? देख लीजिए आप, अभी जो प्रैक्टिस बहुत टफ होने जा रहा है। आप लोगों के बीच में खड़ा होइएगा, डॉक्टरों के बीच में जब खड़ा होइएगा
डिस्कशन जब चलेगा तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। तब क्या हो गया, जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप दीजिए, हमने उसको दे दिया। देने के बाद क्या हुआ, 2 दिन हो गया, जरा सा शांत रहिए थोड़ा सा। तो 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद फिर हम उनके घर पर पहुंचे। जज साहब बोले कि नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा सर ऐसी बात है, उस दिन 30 पोटेंसी दिए थे, आज 200 पोटेंसी दें। हालांकि देखे तो मेरे बक्से में है 200 पोटेंसी। हमने उनके बक्से में खोल करके देखा तो 200 पोटेंसी था। 200 पोटेंसी हमने उनको दे दिया। 1 कप चाय जज साहब लिए थे, 1 कप चाय हमको मिला। मुश्किल से हम आधा कप चाय पिए होंगे, और आधा कप चाय पीने में कितना समय लगेगा ये अंदाज करने की बात है कि हाफ कप चाय पीने में कितना समय लगेगा। कॉस्टिकम कैलकरिया का 200 देने के बाद आधा कप हम चाय पिए हैं, उसी बीच में उनका बॉडी जो था एकदम ऐसे से करने लगा, पूरे बॉडी। हम भी घबरा गए। एक तो जज का घर बात होती है, एक तो जज का घर। हमने कहा कि एक तो मेरे पास है, मेरा पॉजिटिव खाने के हमने मेडिसिन घर से नहीं लाया, मेडिसिन आपके बैग पहुँचे से दिया है, घबराइए नहीं। स्टेशन लगा के मैं दिखा तो हम देखा कि हाथ तो ठीक है, बोल रहे किसी का बोल रहे हाथ से 2 मिनट थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर धीरे धीरे करते 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 वो अस्ती हो गए। गलती हमसे क्या हुआ, गलती हुआ हमसे। गलती क्या हुआ, उस दिन फुल मून था, हमको ये पता नहीं था कि आज फुल मून है। और फुल मून के अंदर कैलकेरिया कार को, फास्फोरस को, साइलेशिया को कभी भी प्रिस्क्रिप्शन मत करना, नहीं करना। अगर जिस दिन फुल मून के अंदर प्रिस्क्रिप्शन कर दोगे ये सब मेडिसिन, पेशेंट की स्थिति बहुत दयनीय हो सकता है, मे भी चांस ऑफ डेथ भी कर सकता हूँ पेशेंट। इसलिए कभी नहीं सोचना कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं करता है। होम्योपैथिक उतना नुकसान करेगा जितना एलोपैथिक नुकसान नहीं करता। इसलिए मन से निकाल देना कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं करता है। दूसरी चीज का होम्योपैथिक के अंदर अभी कुछ दिन पहले किसी ने बोल रहा था कि होम्योपैथिक के अंदर चमत्कार भी आती है। बहुत अच्छी बात है, चमत्कार होती है, हम भी देखे हैं इस चीज को, मगर सभी केस में नहीं। चमत्कार कहाँ होता है, चमत्कार तब होता है जब हम टोटल सिम्टम्स को कलेक्शन कर दिया और एक एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ पहुंच गए। चमत्कार कब होती है, जब एक्यूरेट मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद हम एक्यूरेट पोटेंसी की तरफ पहुंच गए। चमत्कार कब होती है, जब मेडिसिन भी सही एक्यूरेट हो गया, पोटेंसी भी एक्यूरेट हो गया और पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी भी है उस मेडिसिन की तरफ, तब देखिएगा कि चमत्कार होता है। जैसे मैं कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा था, उस समय मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका नाम था ज्योति भोरा, वो भी गुजराती थी। उसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक्स था। जो बच्चे की दवाई लिया तो हमने पूछा कम कर दे क्या, बोलिएगा तो कम करेंगे। ये कम नहीं करना है, पता चला है वक्त हम लोग कभी कदाल सुनने भी हैं इनकी। मैं कल्याण जी से आग्रह करता हूँ कि एक गाना गा ये बात हुई मटेरिया और गलन जो पड़ी तो बूढ़ा आ गया ज्यादा गुना हो। देखिए जो शिक्षा दे के जाएंगे वो जिंदगी भर रहेगी। गाना तो हमसे अच्छा किसी सुपर से भी सुन लेंगे। ना 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 उसके बाद तो नहीं पहले सुन तो लीजिए। मेरा जो वे ऑफ है ना लाइनिंग चला खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। हमने क्या किया, उसमें पूरा गर्म हो गया था, ज्योति भोरा पूरा गर्म हो गया। भवानीपुर बोल करके जगह था और हम बताते थे आपका इंडिया एक्शन प्लेस के पास में। वो जब आई तो हमने कहा कि इसको हम क्या देते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड दे दिया। नाइट्रिक एसिड 200 हमने उसको दे दिया। अब नाइट्रिक एसिड देने के बाद उसको कहा कि हम 4 डोज देने के बाद बोले कि 1 हफ्ता के बाद तुम हमसे मिलना। हम देख रहे हैं क्या कि कल ही होकर के वो मेरे पास आ रही थी। हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड दिए है, कहीं न कहीं रिएक्शन गलत किया होगा, एसिड ग्रुप का मेडिसिन है, ये परेशान तो हमको जरूर करेगी। आके कहती है देखिए ना सर, ये जो स्किन है सुपरफिशियल स्किन, कहीं कोई क्रैक नहीं है, कहीं कोई दाग नहीं है, और इतना बड़ा वक्स कहाँ चला गया वक्स, अब गॉड नोज। प्रकृति ने जिस तरह से उद्धार किया था, प्रकृति ने उसको हेल्प कर दिया। दिस इज द पिक्युलिटी ऑफ द होम्योपैथिक साइंस।
तो कहाँ होती है? चमत्कार भी होती है, चमत्कार को भी हम देखते हैं, इसलिए चमत्कार भी होती है। एक चीज याद रखिएगा, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक चीज आज बहुत अच्छी चीज बता के जा रहा हूँ मैं यहाँ से, कि जब हम डिजायर और रिवर्सन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट, उस पर एक केस भी मैं डील कर दूंगा कि एक्यूट केस के अंदर अगर किसी खास चीज का डिजायर अगर हो रहा हो उस पेशेंट को कि हमको ये मिलना चाहिए खाने के लिए, वो मिलना चाहिए। और क्रॉनिक केस के अंदर अगर खास चीज का डिजायर हो रहा हो कि हमको ये मिलना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, क्रॉनिक केस के अंदर अगर कोई डिजायर हो रहा है पर्टिकुलर चीज को, नेवर गिव टू द पेशेंट, दैट विल स्पॉइल द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। और अगर एक्यूट केस के अंदर अगर पर्टिकुलर का डिजायर हो रहा है, यू ऑलरेडी स्टार्ट ऑलरेडी गिव, नेवर थिंक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक केस था मेरे पास आया, केस का क्या था, 6 महीने से उसको बुखार नहीं जा रहा था, और 6 महीने से बुखार नहीं जा रहा था तो लोगों ने कहा क्या कि जब भी बुखार इसको लगता है तो कहता है कि हमको पाइनएप्पल दो, पाइनएप्पल दो, पाइनएप्पल दो। डॉक्टर इसलिए नहीं देता था कि पाइनएप्पल कहीं इसकी गलत क्रिया न कर जाए। मेरे आने के बाद मैंने कहा कि इसको खिला दो, खिलाओ, चंबल में हिला के खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब विश्वास नहीं करिएगा, पाइनएप्पल खाने के बाद उसकी फीवर चली गई। दिस इज द, अगर पढ़ना चाहते हैं तो बुक का भी नाम बता देंगे कि कहाँ पर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, बता दिए सर। इसलिए अरे हम तो आज ऑथेंटिक सभी चीज को करने की कोशिश करते हैं। एक चीज याद करते हैं, सभी लोग कल होम्योपैथ तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर तो बनने ही जा रहे हैं, डॉक्टर तो मस्त बनने जा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, नील बनी खटक भी बहुत अच्छी चीज कहा है, इवन डॉक्टर केंट ने भी कहा है, एक चीज कहा है, यू कैन चार्ज हाई एंड हाई फी बट डोंट डू चीप ऑन द फर्स्ट वर्क टू द पेशेंट। आपका मेहताना जितना होता है मांग लीजिए किसी पेशेंट से, जो चार्ज करना है चार्ज कर लीजिए किसी पेशेंट से, मगर नेवर डू चीप ऑन द फर्स्ट वर्क। आप लोग क्या कहते हैं, अगर हम 5 पेशेंट देखने के लायक हैं, एक क्रॉनिक केस को देखने में मिनिमम कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लगता है। मान के लीजिए ऐसी बात नहीं है, आधे घंटे से 45 मिनट में कोई भी डॉक्टर हमको बता दे कि इसको हम देख लेंगे, नेवर। उसकी हिस्ट्री लिखने में उसको आधा घंटा से वक्त लग जाएगा। अगर वो पेशेंट पढ़ा लिखा हो तो, अनपढ़ हो तो 1 घंटा से भी ऊपर लगेगा, क्योंकि उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो नतीजा क्या होगा कि हम देखते हैं हमारे यहाँ तो 10 पेशेंट है, 20 पेशेंट है, सभी को देख लें। अब सभी के साथ फॉल्स कर सकते हैं, मगर सभी को आराम नहीं करते। अब कहिए ना कि हम एक पेशेंट को देखने का चार्ज 2000 रुपया लेंगे, अब पेशेंट जो है पेमेंट करने के लिए तैयार है, पेशेंट पेमेंट कर रहा है, तो अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए, अच्छी दिशा में साइंस को ले जाने के लिए, नेवर डू चीप एंड द हास्टी वर्क टू द पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा तुम्हारा है, अरे गर्मी बहुत है, थोड़ा सा मन बहल जाएगा। आप गर्मी थोड़ी लगेगा, मन बहल जाएगा, मन बहल जाएगा। ऑडियंस का आग्रह है, सर के सुरीले एक क्या कहते हैं, ये जो हमारा, ऐसे तो बहुत से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनल बहुत लोग पढ़ा चुके होंगे, कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो है, लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम। मैं लॉ ऑफ सिमिलर की तरफ भी नहीं जा रहा हूँ, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स की भी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिनिमम, कुछ दिन पहले भी चल रहा था अणु और परमाणु बात की बात की रही थी। डॉक्टर शेफर्ड का लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छी बुक है, डॉक्टर शेफर्ड का लिखा हुआ है, और किताब का नाम है मोर मैजिक ऑफ मिनिमम डोज। आप उसको पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या लिखा है, you take a 10 number globules, you take a 10 number globules and divide into the 10 equal parts. You give one part to the patient. If you have no belief, leave homeopathy. छोड़ दो, होम्योपैथिक नहीं होगा। 10 नंबर की गोली को 10 भाग में बांट दो और उसको 1 भाग ही किसी पेशेंट को दो। अगर विश्वास नहीं हो
इस कॉलेज की एक लड़की हमारी ट्रीटमेंट में है, नाम नहीं बताना चाहती। वो मेरे पास गई, बोला कि सर इतनी सी दवाइयाँ से क्या होगा। तो वो मेरे कुड़िया में अंदर मुश्किल से 10 को या 15 को कोशिश मिलता हुआ होगी, 20 नंबर की गोली अब चलाते हैं, दूसरे नंबर की गोली नहीं चलाते। शॉर्ट कर रहा है कहीं का तो हवा चल रहा है सर। तो हमने कहा कि अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, अभी साइंस के ऊपर विश्वास है, तो तुम एक काम करना, सारे दवाई को फेंक देना, अब इससे एक गोली निकाल के रोज खाना। रोज नहीं था, जब ये कुड़िया से एक गोली निकाल के खाना, सारे मेडिसिन को फेंक दो, जितना भी 10 गोली 20 किलो जिसके अंदर है सब फेंक दो, और उससे एक गोली खाना। अगर बिलीव है, मेरे ऊपर बिलीव है, साइंस के ऊपर बिलीव है, तो देखना एक गोली ही फायदा करेगा। मैं 10 गोली इसलिए देता हूँ कि एक गोली देने में ही अच्छा नहीं लगता। आप एलोपैथ में क्या होता है, अगर 50 मिलीग्राम का कोई मेडिसिन नहीं मिल रहा तो 25 में काम चल जाएगा। यस सर। मिला के खिला दो 50 हो जाएगा, 25 मिला के। अगर एक होम्योपैथ में कहे कि सर 1000 पावर की दवाई नहीं मिल रही है, 200 को 5 बार खिला देंगे तो 1000 हो जाएगा, नहीं होगा, नेवर। नेवर। इसलिए कि डायनेमिक है ये, और डायनेमिक होने के कारण ये नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को ये करना चाह रहा हूँ कि सफल चिकित्सक बनने के लिए, एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए हमेशा दूसरे का रिस्पेक्ट करिए, सीनियर को रिस्पेक्ट करिए, जानने का कोशिश करिए। वो लोग अलग ताली बजा रहा है। होम्योपैथिक साइंस एक समुद्र है, एक समुद्र है। इस समुद्र में अगर सिर्फ तैरने का कोशिश करिएगा और तैराक बनिएगा तो सवाए खारा पानी का आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खारा पानी मिलेगा। और जिस दिन आप गोताखोर के रूप में पैदा हो जाइएगा उस समुद्र के अंदर, तो जितने भी हीरा मोती है सब आपको मिलेगा, यही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, इसी साइंस में मिलेगा। धन्यवाद।